सभी का स्वागत है। और हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? यूरोप में राष्ट्रवाद। जैसा कि आपको पता है कि आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है और हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिए हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 26 से देखेंगे। तो चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 26 से, यूरोप में राष्ट्रवाद का आगे का प्रश्न। तो चलिए देखते हैं क्या है आपका प्रश्न नंबर 26। जल्दी जल्दी आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 कहाँ गया कहाँ गया? तो देखिए आपके सामने प्रश्न नंबर 26 आ रहा है। तो प्रश्न नंबर 26 का क्वेश्चन है, ज़ल्वराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? आपको जवाब देना है। ज़ल्वराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? आपका 5 सेकंड शुरू होता है बच्चा लोग, जवाब जल्दी से दीजिए। आपका ए नंबर में क्या है? प्रासा है, बी में ऑस्ट्रिया है, सी में सार्डिनिया है, डी में फ्रांस है। तो जल्दी से चलिए, उम्मीद है कि आपका ये 5 सेकंड के अंदर आप लोगों ने जवाब दे दिया है। तो चलिए हम आंसर देखते हैं क्या होगा। तो 26 का आंसर होगा ज़ल्वराइन की स्थापना प्रासा ने किया था। तो चलिए ये है आपका ए नंबर में, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। अब देखिए हम लोग 27 में देखें। 27 में कह रहा है कि हंगरी की भाषा क्या थी? तो आपको जवाब देना है हंगरी की भाषा क्या थी। तो जल्दी से आपका ए में क्या है? इतालवी। आपका 5 सेकंड शुरू हो गया है बच्चा लोग, हम ऑप्शन बोल रहे हैं लेकिन आपका 5 सेकंड शुरू हो गया है, ठीक है। तो ए में इतालवी है, बी में मैग्यार है, सी में पॉलिश है, डी में फ्रेंच है। तो आपका ये इतने देरी में 5 सेकंड तो पूरा ही हो गया है। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चा लोग इसका आंसर क्या होगा? मैग्यार होगा। हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 28 की ओर। 28 में क्या कह रहा है? तो 28 में क्वेश्चन कह रहा है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो ए में आपका रूस है, बी में तुर्की है, सी में यूनान है, डी में फ्रांस है। तो आपका 5 सेकंड शुरू हो चुका है बच्चा लोग, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। और हाँ, आप आंसर भी याद करते जाइए, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी हार हुई थी? तो टर्की की यानी तुर्की की हार हुई थी। यानी 28 का आंसर क्या होगा बच्चा लोग? बी होगा। चलिए आपका 29 नंबर देखिए, आपका कह रहा है मरियाना किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो आप जब फ्रांस की क्रांति पढ़े थे या फिर आप एनसीईआरटी का बुक देखे होंगे तो उसमें आपका ये प्रश्न है, मरियाना किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो जल्दी से बच्चा लोग आप आंसर दीजिए। आपका 5 सेकंड शुरू हो चुका है। ए में आपका क्या है? फ्रांस है, बी में रूस है, सी में इटली है, डी में जर्मनी है। तो जल्दी से आंसर दीजिए बच्चा लोग। चलिए हम बता देते हैं, इसका आंसर होगा मरियाना फ्रांस के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। यानी 29 का आंसर क्या होगा बच्चा लोग? ए। चलिए अब हम देखते हैं 30 नंबर। ये क्वेश्चन आपको हम पहले भी बता चुके हैं, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कह रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं बच्चा लोग? जल्दी से जवाब दीजिए, आपको जवाब देना है, ठीक है। तो आपका ए में है इटली, बी में है फ्रांस, सी में है हंगरी और डी का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, डी में आपका यूनान। तो जाहिर सी बात है, जब आपका ऑप्शन नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा? डी ही होगा। तो ऐसे आपको बताया जा चुका है प्रश्न, ठीक है। आंसर तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं बच्चा लोग? यूनान को कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए प्रश्न नंबर 31 की ओर देखते हैं। तो देखिए बच्चा लोग 31 में क्या करा है? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है। तो एक्ट ऑफ यूनियन का समय बताना है आपको, ठीक है। आपका ए में 1688 है, बी में 1707 है, सी में 1788 है और डी में 1807 है। तो आपका 5 सेकंड समय हो चुका है बच्चा लोग, समय चल रहा है, जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। उम्मीद है कि आप लोग सही सही जवाब दे रहे हैं। तो इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, इसका आंसर होगा 1688, एक्ट ऑफ यूनियन, यानी ए इसका आंसर होगा, ठीक है बच्चा लोग। अब देखिए 32 क्या है? 32 में कह रहा है
1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। आपको बताना है कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में किसका शासन था। ठीक है, 32 में आपका 5 सेकंड शुरू हो रहा है, हो चुका है। ठीक है, ए में ट्यूडर है, बी में स्टुअर्ट है, सी में बर्बो है, डी में रोमनोव है। तो आपको जवाब देना है बच्चा लोग, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस में किसका शासन था। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चा लोग, उम्मीद है कि आप लोग सही जवाब दिए हैं। इसका आंसर क्या होगा, बर्बन डायनेस्टी यानी बुर्बो वंश। चलिए बच्चा लोग अब आगे की ओर देखते हैं, 33 यानी 33 नंबर। अब देखिए 33 में क्या कह रहा है बच्चा लोग, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी, यानी नेपोलियन संहिता के लागू करने का समय आपको बताना है बच्चा लोग। ठीक है, ए में आपको क्या कह रहा है 1789, बी में क्या कह रहा है 1791, सी में 1801 और डी में 1804। आपको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है बच्चा लोग। आप अगर वीडियो देखें, आप वीडियो गौर से रिवीजन किए हैं, समझे हैं, तो आप इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। चलिए आपका 5 सेकंड पूर्ण होता है। चलिए इसका हम समय आंसर बता देते हैं। नेपोलियन का कानून या नेपोलियन की संहिता लागू हुआ था 1804 में, यानी इसका आंसर क्या होगा बच्चा लोग 33 का डी नंबर। चलिए अब देखते हैं 34 नंबर। तो ये भी आपको बताया हुआ क्वेश्चन है, आपको वीडियो में भी रिवीजन करवाया हुआ है, आपको बोले भी हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलिए प्रश्न देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े थे। चलिए जवाब जल्दी से दीजिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े थे। चलिए आपका 5 सेकंड समय शुरू हो चुका है बच्चा लोग। ए में क्या कह रहा है, 1 लड़ा है, बी में क्या कह रहा है 2 गो लड़ा है जी, कि 3 गो लड़ा है, कि 4 गो लड़ा है, जल्दी से जवाब दीजिए। तो हम बता दें कि आप दे दिए हैं जवाब। चलिए उम्मीद है कि आप लोग जवाब दे ही दिए हैं, तो इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर होगा 3। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े थे, 3 लड़े थे। अब देखिए 35 नंबर, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। अगर आप समझे हैं यूरोप का राष्ट्रवाद का उदय और वियना कांग्रेस, तो आप आसानी से इसका जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि ए में ब्रिटेन शामिल था, बी में रूस शामिल था, कि सी फ्रांस शामिल नहीं था, कि डी जर्मनी नहीं शामिल था। ठीक है, तो आपको बताना है कौन नहीं शामिल था। तो हम बता देते हैं कौन कौन शामिल था, आप समझ जाइएगा आंसर। तो ब्रिटेन शामिल था, रूस शामिल था, फ्रांस शामिल था, लेकिन आपको बताना है कौन नहीं शामिल था, तो जर्मनी। क्योंकि वियना कांग्रेस जिस समय हुआ था उस समय यूरोप के नक्शे पर जर्मनी या इटली जैसा कोई राष्ट्र नहीं था। ठीक है, वो जर्मन कन्फेडरेशन था जो बनाया था कौन, नेपोलियन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 36, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी। आपको जवाब देना है। ठीक है, चलिए आपका समय शुरू हो चुका है, 5 सेकेंड। हम आपको ऑप्शन पढ़कर बता देते हैं। ठीक है, तो ए में आपको कह रहा है रूस ने, बी में ब्रिटेन ने, सी में फ्रांस ने, डी में ऑस्ट्रिया ने। तो जवाब दीजिए जल्दी से बच्चा लोग, कौन होगा। तो पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी बच्चा लोग, तो इसका आंसर होगा रूस ने। वियना कांग्रेस में किसने की थी प्रस्तुत, रूस ने। तो 36 का आंसर क्या हुआ बच्चा लोग, रूस। अब देखते हैं हम 37 नंबर। 37 कह रहा है बच्चा लोग, यंग इटली का संस्थापक कौन था। यंग इटली जो संगठन था उसका संस्थापक कौन था। तो ये ए में आपका ऑप्शन है जियोवार्डी, बी में काबूर, सी में मेजनी, डी में गैरीबाल्डी। आपको जवाब देना है यंग इटली कौन किया था स्थापित। आपका 5 सेकंड समय शुरू हो चुका है, चल रहा है आपका समय। चलिए आपका समय पूरा हुआ, आंसर हम बता देते हैं। यंग इटली का संस्थापक था मेजिनी। ठीक है बच्चा लोग, अब देखिए 38 में क्या कह रहा है। 38 में कह रहा है कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। यानी ये टॉन्ट मारा था, कौन मारा था अंग्रेज राजा पर, वो नाम आपको बताना है कौन फ्रांस का राजा था। तो ए में कह रहा है लुई 16, बी बोल रहा है नेपोलियन के पापा ने, सी में नेपोलियन ने, डी में चार्ल्स 10 ने। तो आपको जवाब देना है। ठीक है, कौन बोला था।
तो इसका आंसर आपका 5 सेकंड हो गया है। चलिए आंसर बता देते हैं। तो चार्ल्स दसम ने ये बातें बोली थी, यानी 38 का आंसर क्या होगा, डी। कौन सा बात बोला था बच्चा लोग, कि फ्रांस के राजा चार्ल्स दसम ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूँगा। चलिए अब देखते हैं 39 नंबर बच्चा लोग। 39 मतलब 40 में एक कम, यानी 39। अब देखिए बच्चा लोग, प्रासा का शासक कौन था। आपका 5 सेकंड शुरू हो चुका है। ऑप्शन पढ़ देते हैं। तो ए में नेपोलियन बोनापार्ट था, बी में नेपोलियन 3 था, सी में विक्टर इमैनुअल था, डी में विलियम प्रथम था। जल्दी से जवाब दीजिए। प्रासा का राजा का नाम बताना है, सार्डिनिया पिडमोंट का नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ऐसे हम कंफ्यूज आपको कर रहे हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जल्दी से जवाब दीजिए, सोचिए सोचिए। ठीक है, आप लोगों ने जवाब दे दिया। आंसर हम बता देते हैं। प्रासा का शासक था विलियम प्रथम। थोड़ा हम ऑप्शन भी एक बार बता देते हैं। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था, फ्रांस का शासक था। फिर नेपोलियन बोनापार्ट के बाद फिर नेपोलियन 3 भी था, फ्रांस का ही शासक। विक्टर एमोनियल सार्डिनिया पिडमोंट का था, और विलियम प्रथम प्रासा का। तो ये आपका 39 नंबर था। अब 40 नंबर बहुत हल्का क्वेश्चन है बच्चा लोग, आप लोग तो ऐसे ही जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। आपको पढ़ाए हैं तो आपको तो इतना समझ में आया ही होगा। तो कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, कौन से देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो ऑप्शन है, ए में रूस को, बी में जर्मनी को, सी में तुर्की को, डी में यूनान को। तो जल्दी से जवाब दीजिए बच्चा लोग, कौन सा आंसर होना चाहिए। चलिए आप लोग जल्दी से सोचिए और जवाब दीजिए। आपका 5 सेकंड ऐसे पूरा हो गया है। चलिए आंसर हम बता देते हैं। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 41 में। 41 में कह रहा है कि नेपोलियन, यानी 41 क्वेश्चन में, कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। जवाब दीजिए। आपको बताए थे कि नेपोलियन अलग बनाया था जर्मन संघ, जिसको जो संधि हुआ था वियना कांग्रेस, उसमें इस जर्मन संघ को छुआ नहीं गया था, ठीक है। आपको जवाब देना है। ए में ट्रांसपेडेंट संघ, बी में सिसिली पाइन संघ, सी में राइन संघ, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए। हम उम्मीद है कि आप इसका जवाब जानते हैं और सही जवाब दिए हैं। चलिए आपका समय ऐसे भी पूरा हो गया है, तो हम बता देते हैं आंसर। इसका होगा राइन संघ। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी, राइन संघ ने। अब चलिए 42 नंबर की ओर चलते हैं। तो कह रहा है कि किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी। आपको जब बताना है कि जो स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी बच्चा लोग, वो किस संधि के द्वारा हुई थी। जल्दी से जवाब दीजिए। तो ए में वियना की संधि है, बी में कस्तूनिया की संधि है, सी में प्राग की संधि, डी में एंड्रोन पूल की संधि। तो आपको जब याद होगा तो आप जरूर जवाब दिए हैं। चलिए आपका प्रश्न का उत्तर देने का समय क्या होता है, समाप्त होता है। इसका आंसर बता देते हैं। तो एंड्रियन पूल की संधि के द्वारा यूनान की स्थापना हुई थी। चलिए अब 43 नंबर की ओर बढ़ते हैं बच्चा लोग। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, आपको जवाब देना है। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, तो काबूर ने, बी में मेजनी ने, सी में बिस्मार्क ने, डी में गैरीबाल्डी ने। जल्दी से जवाब दीजिए बच्चा लोग। तो यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, मेजनी ने किया था बच्चा लोग। कौन ने स्थापना किया था, मेजनी, ठीक है बच्चा लोग। चलिए यानी इसका आंसर बी होगा। 44 अब देखते हैं। 44 में है, नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था। आपको जवाब देना है, ठीक है। आपका समय शुरू हो गया है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में इटली में, बी में जर्मनी में, सी में फ्रांस में, डी में ब्रिटेन में। तो आपका 5 सेकेंड पूरा हो गया है बच्चा लोग। चलिए आंसर देखते हैं। तो नव गुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था, तो इटली में हुआ था। चलिए आप लोग जवाब दे रहे हैं, अच्छा है। अब देखिए 45 नंबर कह रहा है कि मेटरनिक कौन था, यानी मेटरनिक के बारे में आपको देना है जवाब। तो जल्दी से जवाब दीजिए। आपका 5 सेकंड शुरू हो गया है। ऑप्शन बता देते हैं। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, प्रासा का था, या फ्रांस का सम्राट था, या रूस का जोर था नहीं, या फिर रूस का जार था।
चलिए बच्चा लोग, आपका 5 सेकेंड हो गया है, आप लोग सही जवाब दे रहे होंगे। तो आंसर हम बता देते हैं, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो 45 का समाप्त हुआ, 46। 46 में कह रहा है बच्चा लोग, कार्वेनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? समय बताना है, ईयर बताना है, ठीक है। तो ए में कह रहा है 1810 में, बी में 1815 में, सी में 1830 में, डी में 48 में, 1848 में। चलिए बच्चा लोग, तो आपको आंसर हम बता देते हैं, आपका समय ऐसे भी हो गया है। तो कार्वेनरी संगठन की स्थापना ये 1810 में हुआ था। चलिए बच्चा लोग, अब 47 देखते हैं। आपका प्रश्न है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? जल्दी से जवाब दीजिए। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो ए में निरंकुश राजतंत्र, बी में संघीय शासन व्यवस्था, सी में गणराज्य, डी में संवैधानिक राजतंत्र। जल्दी से जवाब दीजिए। तो आंसर आप लोग दे ही दिए हैं। चलिए हम बता देते हैं आंसर, इसका निरंकुश राजतंत्र। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में कैसा हुआ था शासन व्यवस्था? तो निरंकुश राजतंत्र था, ठीक है। अब 48 देखते हैं। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था बच्चा लोग? तो ए में बिस्मार्क ने किया था, बी में काबूर ने किया था, सी में मेजनी ने किया था, डी में गैरी बाल्डी ने किया था। जवाब दीजिए बच्चा लोग 48 का। तो आंसर इसका होगा लाल कुर्ती का गैरी बाल्डी ने किया था लाल कुर्ती संगठन का स्थापना। बच्चा लोग, उम्मीद है कि आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 49। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 49। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म, कौन से वाद की अवधारणा का जन्म? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? जल्दी से जवाब दीजिए। ए में पुनर्जागरण है, बी में धर्म सुधार आंदोलन है, सी में गौरवपूर्ण क्रांति है, डी में फ्रांस की क्रांति है। जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए आपका 5 सेकेंड शुरू हो गया है। जल्दी से प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए। चलिए उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर दे दिया है। आंसर हम बता देते हैं, इसका हो जाएगा पुनर्जागरण। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म कौन सी घटना से हुआ है बच्चा लोग? पुनर्जागरण से हुआ है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 50 क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि रक्त और लहू की नीति किसने अपनाई थी? जवाब दीजिए बच्चा लोग, रक्त और लहू की नीति किसने अपनाई थी? तो ए में बिस्मार्क ने, बी में फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, सी में विलियम प्रथम ने, डी में गैरी बाल्डी ने। तो आपका समय शुरू हो चुका है। चलिए 5 सेकेंड आपका पूरा हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा लोग? बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो इस तरह से आपका ये 2 भाग में ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना था और आपका ये 50 प्रश्न पूर्ण हुआ आज। तो चलिए आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और आप मेहनत करते रहिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास साफ़ सफाई रखिए, बड़ों का आदर कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहिए। तो मिलते हैं बच्चे लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय एवरीवन।